नमस्कार। आज हम चौथे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका नाम है विद्युत धारिता। हमने जिस यूनिट को स्टार्ट की थी वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर विद्युत की, जिसमें हमने 3 चैप्टरों का अध्ययन किया। आज हम चौथे चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है विद्युत धारिता। विद्युत धारिता चैप्टर कंप्लीट होते ही हमारी जो 7 नंबर की जिस यूनिट को हमने स्टार्ट किया था वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें हम देखेंगे कि विद्युत धारिता क्या है, विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, विमा क्या है, विद्युत धारिता का सिद्धांत क्या है, ये कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसमें है? विद्युत धारिता चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? चौथा चैप्टर है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। इसमें देखेंगे हम विद्युत धारिता क्या है। धारिता, धारिता का मतलब इस नाम में छुपा है क्या? धारण करने की क्षमता। विद्युत धारिता, धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, और विद्युत का मतलब है आवेश। आवेश को धारण करने की क्षमता है, मतलब ग्रहण करने की क्षमता है, वही क्या कहलाती है? विद्युत धारिता कहलाती है। तो इसमें इसकी परिभाषा लिखो। परिभाषा किसकी? विद्युत धारिता की। तो विद्युत धारिता की परिभाषा लिखो। किसी चालक के आवेश ग्रहण या धारण करने की अधिकतम क्षमता को उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता की परिभाषा क्या है? किसी चालक के आवेश ग्रहण या धारण करने की जो अधिकतम क्षमता है वो क्षमता उस चालक की क्या कहलाती है? विद्युत धारिता कहलाती है। इसमें लिखो किसी चालक को आवेशित करने पर, किसी चालक को आवेशित करने पर उसके विभव में आवेश के समानुपातिक रूप से वृद्धि होती है। किसी चालक को आवेशित करने पर, कोई चालक पदार्थ है उसे यदि आवेशित कर रहे हैं तो उसके जो विभव में जो वृद्धि हो रही है वो वृद्धि किसकी समानुपाती हो रही है? आवेश की समानुपाती हो रही है। मतलब क्या है? जो V है ना, जो Q है, Q समानुपाती क्या है? V है, तो Q बराबर क्या हुआ? CV हुआ। तो C बराबर क्या हुआ? Q अपॉन V। यहां से हम धारिता की एक नई परिभाषा बनाने वाले हैं। यहां से धारिता की परिभाषा, नई परिभाषा क्या होगी? अरे यदि हम किसी चालक को आवेश दे रहे हैं Q
और उसमें यदि विभव में, विभवांतर में यदि एकांक परिवर्तन होता है, एकांक वृद्धि होती है, तो जो आवेश है वही क्या कहलाता है? विद्युत धारिता कहलाता है। इसकी नई परिभाषा देखो, नई परिभाषा क्या है? नई परिभाषा है, यदि चालक को आया था क्या? C बराबर आया था Q/V। अरे यदि मैं विभव या विभवांतर को एक मान लूं, एकांक मान लूं, तो ये जो आवेश है वो आवेश किसके बराबर होगा? विद्युत धारिता के बराबर होगा। तो इसमें लिखो दूसरी परिभाषा, किसी चालक को आवेशित करने पर यदि विभव में एकांक परिवर्तन होता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश को ही विद्युत धारिता कहते हैं। यदि विभव में या विभवांतर में एकांक परिवर्तन होता है तो जो उस चालक को जितना आवेश दिया जाता है वो आवेश ही क्या कहलाता है? विद्युत धारिता कहलाता है। ये विद्युत धारिता की परिभाषा हुई। इसके बाद में हम विद्युत धारिता का क्या देखते हैं? मात्रक। तो मात्रक देखेंगे, हमारे पास आया था C बराबर Q/V है। C बराबर क्या आया था? Q/V। तो यहां से इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक Q क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। V क्या है? विभव है। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। तो मात्रक क्या है? कूलाम प्रति वोल्ट। या इसे दुनिया एक नाम से और पुकारती है, फेरेड। याद रखना, फेरेड। फेरेड और फेराडे अलग अलग है। फेराडे आवेश का मात्रक है, फेरेड किसका मात्रक है? विद्युत धारिता का मात्रक है। मात्रक क्या था? कूलाम प्रति वोल्ट था, जिसे हम एक दूसरे नाम से भी पुकारते हैं, वो है फेरेड। ये फेरेड एक बड़ा मात्रक है किसका? धारिता का। यह व्यवहारिक मात्रक है। यहां लिख सकते हो आप, जो 1 माइक्रोफेरेड है ना, वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 फेरेड के बराबर होता है। 1 पिकोफेरेड है, वो 10⁻⁻12 फेरेड के बराबर होता है। 1 नैनोफेरेड है, वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁹ फेरेड के बराबर होता है। यहां से आपको यदि ऐसा कहा जाए कि किसी चालक पदार्थ को जो आवेश दिया जाता है, आवेश यदि क्यों दिया जाता है तो उसका विभव V है। यदि आवेश को 2 गुना कर दिया जाए, आवेश को कितना गुना बता रहा है? 2 गुना बता रहा है। यदि आवेश को 2 गुना कर दिया जाए तो इस चालक की धारिता C पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस चालक की धारिता C पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे क्योंकि हम जानते हैं कि ये Q समानुपाती V होता है। यदि Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा, और यदि Q और V दोनों बढ़ेंगे तो यदि मैं Q डैश को यदि 2 गुना करता हूं, आवेश को 2 गुना करता हूं, तो V डैश भी कितना गुना हो जाएगा?
से 2 गुणे कट जाएगा, धारिता क्या रहेगी? C रहेगी। अतः हम कह सकते हैं कि जो धारिता है वो उस पदार्थ के आवेश तथा विभव से परिवर्तित नहीं होती है, विभव से परिवर्तित नहीं होती है। यदि विभव को बढ़ाओगे तो आवेश बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा विभव भी बढ़ेगा, तो धारिता परिवर्तित नहीं होगी। बढ़ेगा ऊपर भी है, बढ़ेगा ऊपर भी है, दोनों क्या हो गए? कट गए। अतः कहा जा सकता है कि धारिता पर आवेश तथा विभव में परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, उन प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते हैं। एक तो जो पदार्थ होता है ना, उस पदार्थ की प्रकृति से प्रभावित होता है। एक पदार्थ के आकार व आकृति से प्रभावित होता है। कौन है? विद्युत धारिता। इसमें लिखो विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक या विद्युत धारिता की कीमत। निर्भरता मतलब है इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक तो इसमें जो पहला है, जो पदार्थ है, जिस पदार्थ को हम आवेशित कर रहे हैं, उस आवेशित करने वाले पदार्थ है, उस पदार्थ का आकार कैसा है, आकृति कैसी है? जैसे पंखा है, इस पंखे में एक बेलनाकार सा एक लगा रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम जो पंखे की स्पीड है उसको रेगुलेट करता है, वही क्या है? धारिता है। इसे कंडेंसर कहते हैं हमारी भाषा में। वो कंडेंसर ही क्या है? एक धारिता है। उसमें कैसा है? वो बेलनाकार है। इसमें पहला कारक है, वो कारक लिखो विद्युत धारिता चालक के आकार तथा आकृति पर निर्भर करती है। दूसरा है जो चालक पदार्थ है, वहां जो माध्यम है उस माध्यम की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। चालक की धारिता माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसको जो तीसरा कारक प्रभावित करता है ना रे, वो तीसरा कारक क्या है? वो तीसरा कारक है, यदि कोई चालक है, उसके पदार्थ, उसके पास में यदि कोई अन्य चालक पदार्थ रखा गया है, वो भी उसकी धारिता को क्या करता है? प्रभावित करता है। किसी चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति पर भी निर्भर होती है। किसी चालक के समीप अन्य कोई चालक पदार्थ रखा गया हो, उस अन्य चालक पदार्थ की पर भी क्या करती है? ये निर्भर होती है। अरे निर्भर क्यों करेगी? क्योंकि कोई चालक अन्य चालक रखा गया है, इसका जो आवेश है, इसका जो कुछ आवेश है वो दूसरे चालक में स्थानांतरित हो जाएगा, जिससे इसकी धारिता पर प्रभाव पड़ जाएगा। तो ये हुई विद्युत धारिता की निर्भरता की बात। इसमें अब जो ये धारिता है, वो धारिता सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। धारिता सदैव धनात्मक होती है। याद रखने योग्य बात है, धारिता पर आवेश तथा विभव में जो परिवर्तन होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो पृथ्वी होती है, उस पृथ्वी की जो सैद्धांतिक धारिता है,
वो धारिता कितनी होती है? अनंत मानी जाती है। लेकिन हम यदि उसकी गणना करें, यदि गणना करेंगे तो पृथ्वी की धारिता आएगी 911 माइक्रोफेरेड। यदि सैद्धांतिक धारिता की बात करें तो पृथ्वी की धारिता होती है वो अनंत होती है। मतलब पृथ्वी को कितना भी आवेश दिया जा सकता है, कितना भी आवेश लिया जा सकता है। पृथ्वी की धारण क्षमता क्या है? अनंत है। एक यदि कोई वस्तु है, उस वस्तु को यदि आवेश ग्रहण करने की यदि अधिकतम सीमा से अधिक आवेश दिया जाता है तो फिर वो प्रकृति में बाहर रिसने लग जाता है। तो नोट लगा के लिखना। पहला नोट है, धारिता का मान सदैव कैसा होता है? धनात्मक होता है। धारिता का मान सदैव धनात्मक होता है। धारिता का मान आवेश तथा विभव से परिवर्तित नहीं होता है। तीसरा नोट लिखो, जो सैद्धांतिक रूप से पृथ्वी की धारिता अनंत होती है। मतलब कितना भी आवेश दे सकते हैं और कितना भी आवेश दे सकते हैं। चौथा नोट लिखो, किसी चालक को एक सीमा से अधिक आवेश देने पर वह वायुमंडल में रिसने लग जाता है। ये जो 4 पॉइंट हैं वो याद रखने के हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पृथ्वी की धारिता, ऑप्शनल क्वेश्चन आए, एमसीक्यू आए, उसमें पूछ सकता है कि पृथ्वी की धारिता कैसी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, दोनों हो सकती है या शून्य होती है। तो आंसर क्या जाएगा? धनात्मक। यदि पूछ ले कि पृथ्वी की जो सैद्धांतिक धारिता है उसका मान कितना होता है, अनंत होता है, शून्य होता है, 1 होता है, या कुछ नहीं कह सकते, तो सैद्धांतिक रूप से पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? अनंत होती है। अब हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो है संधारित्र, कैपेसिटर। इतनी देर हम कैपेसिटेंस की बात कर रहे थे। टेंस का मतलब है ग्रहण करने की क्षमता है। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? कैपेसिटर की बात करने वाले हैं। संधारित्र क्या? संधारित्र कैपेसिटर। संधारित्र बोल दो या कैपेसिटर बोल दो। ये संधारित्र क्या है? जिस प्रकार से हमने जो विद्युत द्विध्रुव की बात की थी ना, वैसा ही है।
विद्युत द्विध्रुव में क्या समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश माना था। इसमें हम क्या मानने वाले हैं, विपरीत आवेशित चालकों का युग्म मानेंगे। दो प्लेटें होगी, एक धनात्मक प्लेट होगी, एक ऋणात्मक प्लेट होगी। हमने वहां भी क्या माना था, एक धनावेश माना था, एक ऋणावेश माना था। तो एक निश्चित दूरी पर थी, ये भी एक निश्चित दूरी पर होगी। तो इनका जो युग्म है वही क्या है, विद्युत धारिता है। तो इसमें संधारित्र है, तो इसमें लिखो विपरीत आवेशित चालकों का ऐसा युग्म, विपरीत आवेशित चालकों का ऐसा युग्म जिन पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, क्या कहलाता है, संधारित्र, कैपेसिटर कहलाता है। विपरीत आवेशित मतलब एक धनावेशित होगा, दूसरा ऋणावेशित होगा का ऐसा युग्म जो आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित कर सकता है, क्या कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। एक इसकी परिभाषा और है, वो परिभाषा क्या है, कोई चालक है, उस चालक पदार्थ में हम क्या करेंगे, उसके आकार तथा आकृति में परिवर्तन किए बिना हम उसके विभव को कम करके उस चालक पदार्थ की धारिता को बढ़ा सकते हैं, वही क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। कोई चालक पदार्थ, उसके हम आकार आकृति को परिवर्तित नहीं करेंगे, उसको है जितना रखेंगे, लेकिन हम उसकी धारिता बढ़ा रहे हैं। अरे धारिता बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम विभव को क्या करेंगे, कम करेंगे। विभव कम होगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसी युक्ति क्या कहलाएगी, संधारित्र कहलाएगी। तो इसमें लिखो दूसरी परिभाषा, वो है संधारित्र वह युक्ति है संधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से चालक के आकार में वृद्धि किए बिना, चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उसके विभव को कम करके उस पदार्थ की धारिता को बढ़ा सकते हैं। धारिता बढ़ जाएगी तो आवेश ग्रहण करने की क्षमता में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसे ही क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, कैसी है, जो क्या करती है, आकार में परिवर्तित किए बिना उस पदार्थ के धारिता में वृद्धि कर देती है। कैसे, विभव में कमी करके।
अब कोई पूछ ले कि संधारित्र पर जो कुल आवेश है वो कुल आवेश कितना होता है, तो कितना होगा, शून्य होगा। शून्य क्यों होगा, क्योंकि विपरीत आवेश चालकों का युग्म है, एक धनावेश है दूसरा ऋणावेश है, दोनों पर आवेश समान है, तो कुल आवेश नेट आवेश शून्य होगा। और यदि किसी क्वेश्चन में यदि किसी को क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसमें यदि न्यूमेरिकल निकालना हो तो वहां पर आवेश का मान कितना मानोगे, जो इसकी जो धनात्मक प्लेट है उस धनात्मक प्लेट पर जितना आवेश दिया हुआ है वही मानना है। और रही बात एक धारा की, एक प्रत्यावर्ती धारा होती है और एक दिष्ट धारा होती है। दिष्ट धारा में ये अवरोध ना मतलब प्रतिरोध वो इस संधारित्र के कारण कितना होता है, अनंत होता है। और प्रत्यावर्ती धारा में ये कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा जंप मारती है, जबकि दिष्ट धारा सीधी चलती है। देखना ये कोई संधारित्र है, ये इसकी धनात्मक प्लेट है, ये इसकी ऋणात्मक प्लेट है, इसमें ये दिष्ट धारा आ रही है, दिष्ट धारा आ रही है, ये धारा यहां तक आ गई। अब यहां कैसे निकलेगी, बीच में एक खाई आ गई तो खाई में गिर गई, आगे जा नहीं सकती। अब यदि यही प्रत्यावर्ती धारा होती, प्रत्यावर्ती धारा ऐसे आती है जंप लगाती हुई, और जंप लगाती हुई कूद जाएगी, एक खाई में गिरेगी नहीं। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो संधारित्र है वो कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करता, जबकि जो दिष्ट धारा है उस दिष्ट धारा के लिए अनंत प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो इसमें नोट लगा के लिखना, नोट पहला है संधारित्र का कुल आवेश शून्य होता है। दूसरा है संधारित्र दिष्ट धारा के मार्ग में अनंत अवरोध या प्रतिरोध उत्पन्न करता है। दिष्ट धारा में क्या रहेगा, अनंत, जबकि प्रत्यावर्ती धारा में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। अब लिखो संधारित्र का सिद्धांत। किस प्रकार से हम एक संधारित्र का निर्माण करते हैं। इसके लिए हम क्या मानेंगे, संधारित्र का सिद्धांत देखने के लिए हम क्या मानेंगे, एक कुचालक प्लेट मानेंगे जिसे आवेश क्यों देंगे,
इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। इसके बाद में कोई अन्य कोई निरावेशित, इसके बाद में प्लेट लाएंगे। पहले ये हमने क्या मान ली, कुचालक प्लेट मान ली, जिसे हमने एक प्लेट मान ली जिसे कुचालक स्टैंड से पकड़ लिया और इसे आवेश दे दिया, प्लस q आवेश दे दिया। इसके बाद में हम इसकी धारिता ज्ञात करेंगे, तो धारिता क्या हुई, C बराबर Q/V होगी। इसके बाद में हम क्या ज्ञात कर, इसके बाद में हम इसके पास में एक कोई अन्य कोई निरावेशित प्लेट लाएंगे। इसके बाद में इसके पास में कोई निरावेशित प्लेट लाएंगे। जैसे इसके बाद में कोई निरावेशित प्लेट लाएंगे तो इसका जो पास वाला सिरा है इस पर तो विपरीत प्रकृति का आवेश तथा जो दूर वाला सिरा है उस पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो इस जो दूर वाले सिरे है, इस दूर वाले सिरे को हम क्या कर देंगे, भू संपर्कित कर देंगे। हमने कहा था पृथ्वी की सैद्धांतिक धारिता अनंत होती है, कितना भी आवेश लिया जा सकता है, कितना भी आवेश दिया जा सकता है। यदि इसको भू संपर्कित करोगे तो ये धनात्मक आवेश खत्म हो जाएगा और ये क्या बन गया, एक संधारित्र बन गया। यहां से इसका जो विभव आएगा वो विदेश क्या होगा, कम होगा, विदेश कम होगा। तो यहां से सी डेश क्या आएगा, सी से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। यही क्या है इसका सिद्धांत है। तो इसमें लिखो, संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए संधारित्र के सिद्धांत को समझने के लिए एक कुचालक स्टैंड से जुड़ी, एक कुचालक स्टैंड से जुड़ी चालक प्लेट ए लेते हैं, जिसे आवेश Q देने पर विभव V उत्पन्न होता है। अतः प्लेट ए की धारिता C बराबर क्या हो जाएगी, Q/V हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। हमने क्या लिया, एक कुचालक स्टैंड लिया। इस कुचालक स्टैंड से ये कोई चालक प्लेट जोड़ी, इसे Q आवेश दे दिया। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हुई। इसके बाद में हम क्या करते हैं, ये जो इस पे आवेश आया, इस आवेश आने के बाद में हम एक दूसरी निरावेशित प्लेट लाते हैं। अब कुचालक स्टैंड से जुड़ी एक निरावेशित प्लेट बी को प्लेट ए के समीप लाते हैं, जिससे विद्युत प्रेरण की सहायता से प्लेट बी के पास वाले सिरे पर विपरीत प्रकृति का आवेश तथा
दूर वाले सिरे पर समान प्रकृति का आवेश सिरे पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहां से प्लेट ए है, इसके पास में हम प्लेट बी लाए तो इसकी क्या थी, निरावेशी थी। विद्युत प्रेरण की सहायता से क्या होगा, जो इसका प्लेट बी है, इसका जो पास वाला सिरा है इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश मतलब ऋणात्मक आवेश, तथा जो दूर वाला सिरा है मतलब बाहरी हिस्सा है, उस बाहरी वाले हिस्से पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाहरी सिरे पर कैसा आवेश, धनात्मक प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस स्थिति में धारिता क्या होगी, सी डैश बराबर होगी, आवेश कितना है, क्यों है, कौन, वी डैश। हमने क्या किया, ये कोई स्टैंड था, इसके साथ में ये कोई प्लेट जुड़ी हुई थी, धनात्मक आवेश क्यों दिया था, इसके पास में कोई निरावेशी प्लेट लाई, स्टैंड से जोड़ दिया, इसके पास वाले सिरे पर समान प्रकृति का आवेश विपरीत प्रकृति का आवेश, दूर वाले सिरे पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया। यहां से आप देखोगे कि जो V है वो V डैश से क्या है, बड़ा है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो प्लेट B है, ये प्लेट क्या थी, A थी, ये प्लेट A है, ये प्लेट B है। ये जो B प्लेट है, इसका जो बाहरी हिस्सा है, इस बाहरी हिस्से को हम क्या करने वाले हैं, भू संपर्कित करने वाले हैं। तो लिखो, अब प्लेट B के बाहरी पृष्ठ को भू संपर्कित कर देते हैं। अब प्लेट B के बाहरी हिस्से को या बाहरी पृष्ठ को भू संपर्कित कर देते हैं, जिससे प्लस आवेश पृथ्वी के अंदर चला जाता है तथा विभव के मान में कमी करते हुए धारिता के मान को बढ़ा देते हैं। हमने कहा था कि जो V है वो V डैश से क्या है, बड़ा है। तो V डैश छोटा होगा तो धारिता अपने आप क्या होगी, बड़ी होगी। अतः क्या होगा रे, अतः V है वो V डैश से बड़ा है, तो क्या होने वाला है, तो C है वो C डैश से छोटा होने वाला है। धारिता बढ़ानी थी, हमारा मकसद था धारिता बढ़ाना। क्या हमने इस प्लेट के आकार व आकृति में कोई परिवर्तन किया क्या रे, हमने इसके आकार व आकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया। हमने क्या किया, विद्युत विभव को कम किया। अर्थात हम कह सकते हैं
कि किसी चालक प्लेट के पास में यदि कोई निरावेशित प्लेट लाई जाती है तो भी उसे भूसंपर्कित करने के पश्चात चालक प्लेट की धारिता में वृद्धि होती है। यही क्या है? संधारित्र का सिद्धांत है। इसमें देखो अर्थात जब किसी चालक प्लेट के पास कोई निरावेशित तथा भूसंपर्कित प्लेट लाते हैं तो आवेशित चालक की विद्युत धारिता में अत्यधिक वृद्धि होती है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो ये हुई बात संधारित्र के सिद्धांत की। तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ये जो संधारित्र है, इस संधारित्र को प्रभावित कौन कौन करता है तथा जो प्लेट होती है उस प्लेट के कारण संधारित्र कितना आता है। कोई गोला होता है, उस गोले संधारित्र के लिए धारिता का मान कितना आता है। प्लेट संधारित्र होता है, उसके लिए धारिता का मान कितना आता है। यदि पराविद्युतांक पदार्थ रख दें तो प्रभाव क्या पड़ता है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दें तो प्रभाव क्या पड़ता है। प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो प्रभाव क्या पड़ता है। इसके बारे में हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।